हाय गाइस, वेलकम बैक टू टर्बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक लीड कोड इजी प्रॉब्लम दैट इज बाइनरी सर्च। गिवन एन array of integer nums which is sorted in ascending order means छोटे से बड़ा, and an integer target हमें given है 9. Write a function to search the target in nums. That means इस 9 को हमें इस पूरे array में सर्च करना है. If target exists, then return its index, otherwise return -1. अगर 9 एग्जिस्ट करता है इस एरे में तो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करना है. सी 9 यहाँ एग्जिस्ट करता है, मुझे इसका इंडेक्स रिटर्न करना है. दैट विल बी 0 1 2 3 4 5. तो मेरे को यहाँ पे ये 4 रिटर्न करना है. यही हमारा आंसर होगा. अगर यहाँ पे 9 होता ही नहीं तो मेरे को -1 रिटर्न करना था. सपोज मेरा यहाँ पे टारगेट वैल्यू सेम एरे के लिए 7 है. अब 7 तो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन दैट केस मेरे को इंडेक्स वैल्यू -1 रिटर्न करना है. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ ऑर्डर ऑफ log n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, सी इसे सिंपली सॉल्व करना बहुत ईजी है. पूरे नम्स में आइटरेट करो, जहाँ पे 9 मिल जाए वहाँ ब्रेक कर दो. ये ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में होगा. बट अब हमें ऑर्डर ऑफ log n कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है. ऑर्डर ऑफ log n कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी से कम होता है. मैं इसे आपको ट्री बना के समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि n में और log n में कितना फ़र्क होता है. सपोज यहाँ पे log n लिखा है और यहाँ पे n लिखा है. ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. अगर मुझे नम्स 100 दिया हुआ है, ठीक है, मैं देखती हूँ इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ. नम्स 100, एक होगा लीनियर अप्रोच सॉल्व करने का, जिसमें ये n टाइम्स चलेगा. दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100 टाइम्स होगी, 100 टाइम होगी. वाई? बिकॉज ये n टाइम है और n हमारा 100 है, नम्स हमारा 100 है. तो ये 100 एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करेगा. जो फॉर लूप है वो 100 तक चलेगा. अब यही चीज़ अगर हम log n टाइम में करते हैं तो इसे बाइनरी कहेंगे. बाइनरी का मतलब ही तो होता है. अब ये n तो है नहीं जो हम 100 लिखेंगे, ये log n है, मतलब log of 100. log of 100 is 2. दैट मीन्स जो काम ये 100 आइटरेशन में करेगा वो सेम काम यहाँ पे 2 आइटरेशन में हो जाएगा. ठीक है. अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की सीरीज भी देखें तो आपको हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस हिसाब से रिड्यूस करने के लिए कहा जाता है या बढ़ाने के लिए कहा जाता है. सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1. ये जनरली हैशिंग की होती है. फिर आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n. ठीक है, ये आपका बाइनरी सर्च के लिए होता है. फिर होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n. ये लीनियर सर्च को रिप्रेजेंट करता है. फिर इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आगे की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है. लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n, ये सॉर्टिंग का होता है. फिर होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. जनरली डबल फॉर लूप में यही यूज़ होता है और इसी से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होती है. इसी को फिर हम रिड्यूस करके लाते हैं इन सारे ऊपर वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. अब रिमेंबर, जब भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट मीन्स 90% ऑफ द केसेस, हम किसी स्पेस को यूज़ करते हैं उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए. कैसे उस स्पेस का इफ़िशिएंट यूज़ किया जाए, डीएसए इसी के बारे में बताता है.
दैट मीन्स कैसे मेमोरी को आप ऑर्गेनाइज करो सो दैट आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेयर मिनिमम हो सके, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 पे आ सके, या फिर नियर टू मिनिमम हो सके। ऑर्डर ऑफ 1 नहीं हो रहा तो ऑर्डर ऑफ log n हो जाए। इस टाइप से चलती हैं चीज़ें। एनीवे, अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे और बेसिकली बाइनरी सर्च से हम अपने आंसर्स तक आने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल पिकअप करने वाली हूँ बिकॉज मुझे आपको कुछ और भी समझाना है इस क्वेश्चन के साथ साथ। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मुझे टारगेट 18 रीच करना है, तो मैं इसे कैसे आइटरेट करूँगी। ऑलवेज रिमेंबर, बाइनरी सर्च आपका सिर्फ वहीं लग सकता है जहाँ पे आपका एरे सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च आपका फेल कर जाएगा और आपको लीनियर सर्च ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे लीनियर सर्च से बेटर है और log n कॉम्प्लेक्सिटी में चीज़ों को सॉल्व कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा टारगेट 18 है तो मैं क्या करूँगी, इसे लेफ़्ट लूँगी, इसे राइट पॉइंटर लूँगी और एक मिड फाइंड करना चाहूँगी। अगर मैं मिड फाइंड करूँ तो ये 9 + 0/2 होगा। हमेशा हम फ्लोर वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो मिड मेरा 4 आया है। अब यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे को अभी मिड पे वैल्यू 10 है और मेरा टारगेट वैल्यू 18 है। सिंस मेरा जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से ज़्यादा है तो मेरे ये सारे नंबर्स तो हो ही नहीं सकते इंक्लूडिंग मिड। तो मैं क्या करूँगी, अपने लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे अपना कंपैरिजन करना शुरू करती हूँ। मेरे नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए मैं फिर से मिड निकालूंगी। मिड होगा मेरा 5, लेफ्ट 5 है, राइट 9 है, डिवाइडेड बाई 2। 14/2 दैट इज 7। तो ये मेरा मिड आ गया। नाउ मिड मेरा 18 है, टारगेट भी मेरा 18 है, तो ये वैल्यू मेरा रिटर्न हो जाएगा एज एन आंसर। सपोज कि मेरा टारगेट यहाँ पे 18 के जगह 14 होता तो क्या होता, तो अभी ये लूप और आगे बढ़ता। कैसे? 14 क्या है, टारगेट, और करंट वैल्यू कितना है 18। दैट मीन्स 18 से कम है मेरा टारगेटेड वैल्यू। इसका मतलब ये 18 से ज़्यादा वाला पार्ट, ये कोई भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो मैं राइट पॉइंटर को उठा के मिड से कम पे ले आऊँगी। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ है, राइट पॉइंटर यहाँ है। मैं फिर से मिड की वैल्यू निकाल रही हूँ। ये आ जाएगा 5। जब हमारा 5 आएगा तो हमें पता चलेगा कि करंट वैल्यू 10 है, मेरा टारगेटेड वैल्यू 14 है। करंट वैल्यू 10 है, मेरा टारगेटेड वैल्यू 14 है, तो 10 तो आंसर नहीं होगा और इससे लेफ्ट में सारे आंसर नहीं होंगे। सिंस लेफ्ट में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आंसर नहीं होगा,
तो मेरे को इसे ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 10 को काटूंगी, उससे लेफ्ट का सारा काटूंगी और मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को उठा के आगे लेके सॉरी मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को उठा के आगे लेके जाऊंगी। अभी मेरा लेफ्ट और राइट दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है। मैं नेक्स्ट मिड निकालूंगी, ये हो जाएगा 6 + 6/2, ये आ जाएगा 6 पे क्या है मेरा 14, यही मेरा टारगेटेड वैल्यू है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च 2 के लिए करके दिखाया, एक टारगेटेड वैल्यू 18 के लिए, एक टारगेटेड वैल्यू 14 के लिए। अभी हमने देखा कि कैसे ये एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करता है कि अगर ये वैल्यू नहीं है और टारगेट इससे बड़ा है तो इससे छोटे सारे वैल्यूज़ नहीं ही होंगे। अब मैं आपको इस सेम चीज़ से बाइनरी ट्री बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद आपको विजुअलाइज कराऊंगी कि कैसे ये हाफ ऑफ द ट्री को एलिमिनेट करते करते आंसर तक पहुंच जाता है, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। बाइनरी ट्री निकालने का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि आप रूट्स में मिड को ऐड करते जाओ। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगी मिड। मिड होगा यहाँ पे 0 + 9/2, विच इज इक्वल टू 4। तो ये 4 जो है हमारा, ये होगा रूट। दैट मीन्स ये मेरा रूट ऐसे बन जाएगा। इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है और एक्चुअल वैल्यू 10 है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को 2 मिड ढूंढना होगा, एक मिड ये वाले का और एक मिड ये वाले का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मिड निकालूं तो ये मुझे मिलेगा 5 + 9/2, दैट इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे जब मैं मिड निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 0 + 3/2, 1। ठीक है, तो नए जो रूट्स आएंगे वो ये होंगे, दिस इज द रूट एंड दिस इज द रूट। सो यहाँ से मेरे 2 रूट्स जाएंगे। एक रूट होगा यहाँ पे जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है और जिसका वैल्यू 5 है। ओके, मेरा नेक्स्ट रूट होगा यहाँ पे जिसकी इंडेक्स वैल्यू 7 है और एक्चुअल वैल्यू 18 है। दिस इज द 2 लीव्स नोट्स आई गेट फ्रॉम इट। अब मैं आगे जा रही हूँ और अब मेरे पास जो मिड्स आए हैं वो देख लेती हूँ कि किसके साथ मुझे डील करना है। एक मुझे इसके साथ डील करना है, इस वैल्यू के साथ। सेकंड मुझे इस वैल्यू के साथ डील करना है, इन 2 वैल्यूज़ के साथ। नेक्स्ट मुझे इन 2 वैल्यू के साथ डील करना है। नेक्स्ट मुझे इन 2 वैल्यूज़ के साथ डील करना है। नाउ लेट अस सी कि मैं इनका मिड कैसे निकालती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मिड निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक लीफ नोड है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ। इंडेक्स 0
वैल्यू 2। ऑल राइट, अब आता है 8 और 10, दैट मीन्स 2 और 3। इसको कैसे मैं डील करूँगी? अगेन सेम इंडेक्स निकालूंगी, 2 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये मेरा रूट नोड आया, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लूँगी। इंडेक्स इज 2, वैल्यू इज 8। नाउ यहाँ पे मेरे पास 5 और 6 आया, तो अगेन मैं मिड निकालूंगी, 5 + 6/2, ये मेरे पास 5 आ गया। दैट मीन्स दिस इज द रूट। रूट निकाला मैंने, इंडेक्स 5, वैल्यू 10। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई, अगेन 8 + 9/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8। नाउ ये रूट हमारा है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे इंडेक्स आएगी 8, यहाँ पे वैल्यू आएगा 19। अब हमारा लास्ट आइटरेशन होने जा रहा है। अब जो बच गया है हमारा, दैट इज दिस वैल्यू, इसको हम कंसीडर करेंगे। सिंस यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडेक्स बचा है, मैं यहाँ पे जाके ऐड कर दे रही हूँ। सी, आपको ये आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे 3 और 10, पर आपको यहाँ ऐड नहीं करना है। रीज़न, आपको बाइनरी ट्री में हमेशा सॉर्टेड रखना है। दैट मीन्स 10 से छोटा यहाँ आएगा, 10 से बड़ा यहाँ आएगा, 5 से छोटा यहाँ आएगा, 5 से बड़ा यहाँ आएगा। ठीक इसी तरीके से 8 से छोटा यहाँ आएगा, 8 से बड़ा यहाँ आएगा। इसलिए 10 को मैंने राइट साइड में ऐड किया, ना कि लेफ्ट साइड में ऐड किया। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ना हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट मिलता है 14। 14 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 6 और वैल्यू है 14। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 21, सेम थिंग। 9 and 21। ओके, ऑल राइट गाइज, ये हमारा बाइनरी ट्री बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया था। एक बार टारगेट वैल्यू 18 को सर्च करके दिखाऊंगी, एक बार टारगेट वैल्यू 14 को सर्च करके दिखाऊंगी, सो दैट समझ में आए कि ये कितना एरिया हमें सर्च करने से बचा लेता है। ये कंप्लीट दिख रहा है गाइज, बट ये एक्चुअल में कंप्लीट है नहीं। जब हम बाइनरी ट्रीज से एरेज बनाते हैं तो हम नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे मैं नल वैल्यूज़ मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट मुझे समझाने में चीज़ों को फ्यूचर में ईजी हो। अब हम इस क्वेश्चन को टारगेट इज इक्वल टू 18 को और टारगेट इज इक्वल टू 14 को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट मेंशन कर रहे थे, रिमेंबर? अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये मिड है। मुझे ये बार बार अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंस ये बाइनरी ट्री को हमने एरे में रिप्रेजेंट किया था,
इसलिए मुझे ये राइट, लेफ्ट और मिड बार बार लिखना पड़ रहा था। अब ये बाइनरी ट्री में ही स्टोर्ड है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मिड एलिमेंट पे फोकस करना है, मुझे उसे बार बार निकालना नहीं है। अगर आप निकालोगे भी तो मिड वैल्यू 4 ही आएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये लेफ्ट नल है तो ये सेकंड लेफ्ट पे चला जाएगा, जब तक इसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ये चलता चला जाएगा। अभी हम मिड निकालेंगे तो इसका जो लेफ्ट आया है वो 0 है, जो राइट ऑलरेडी 9 को पॉइंट कर रहा था, बाई 2 करेंगे तो ये 4 ही आएगा। मुझे बार बार ये लेफ्ट, राइट और मिड निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाइनरी ट्री इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि मिड एलिमेंट ही रूट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेरे को जस्ट निकालना है कि 18 और 14 कैसे आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको 18 फाइंड आउट करके दिखाऊंगी, फिर 14 फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। मेरे को चाहिए 18, मैं जाऊंगी रूट वैल्यू पे और देखूंगी ओ ये तो 10 है। दैट मीन्स 10 और उससे छोटे नंबर सारे मेरे किसी काम के नहीं है जब मैं 18 को फाइंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जिस एरिया को मैं नेग्लेक्ट करूँगी वो होगा लेफ्ट पार्ट। दैट मीन्स इस पार्ट से इधर कुछ भी मेरे काम का नहीं है। ओके ना, मैं आगे जाती हूँ और देखती हूँ कि अब मेरे पास क्या वैल्यू बच रहा है। द नेक्स्ट वैल्यू दैट आई गेट एट रूट इज़ 18। ये मेरा 18 यहीं पे मिल गया, तो मैं इस 18 को पॉप करूँगी और यही मेरा आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ 18। अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्च करते हैं 14 को। 14 के लिए भी यही लूप चलेगा। सबसे पहले 10 से कंपेयर करेगा, 10 से बड़ा है 14 तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं 10 के आगे, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलता है 18। अब 14 और 18 को कंपेयर करें तो 18 जो है वो 14 से बड़ा है, मुझे चाहिए 14, तो मैं इस 18 और 18 से बड़े जितने भी वैल्यू है उसको करूँगी नेग्लेक्ट, लाइक दिस। ऑल राइट, अब मेरे पास बस ये वाला पार्ट बचा जहाँ पे रूट है मेरा ये। अभी मेरे को चाहिए 14 और मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है 10। 14 बड़ा है 10 से, दैट मीन्स जितने भी नंबर 10 या 10 से छोटे हैं मैं उसे नेग्लेक्ट करूँगी। 10 या 10 से छोटे मैं उन सबको जाके नेग्लेक्ट करूँगी। ऑल राइट, अब मेरे पास ये आ गया रूट या मिड। ठीक है, ये कितना है 14, मेरा टारगेट वैल्यू कितना है 14। सिंस ये मैच कर जाएगा तो मैं इस 6 को रिटर्न कर दूंगी और यही मेरा आंसर होगा। दिस इज हाउ बाइनरी ट्री एक्चुअली वर्क्स। पर जब भी हम इसे जाते हैं और एक एरे में स्टोर करते हैं तो हम उसे लीनियरली स्टोर करते हैं, और उस लीनियर स्टोर में सिंस मुझे एम्प्टी पार्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसलिए हम उसे मेंशन नहीं करते हैं। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी, यहाँ पे मेरे पास सारे नंबर्स थे पर हमने सारे नंबर्स पे आइटरेट नहीं किया। सबसे पहले ही आइटरेशन पे हमने ये फर्स्ट आइलैंड को नेग्लेक्ट कर दिया, ये वाले आइलैंड को। अब इस आइलैंड पे सिर्फ ये 10 नहीं है, इसके जितने भी सब ट्रीज हैं उसे भी नेग्लेक्ट किया है, और ये 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसका बेस आएगा 2 और इस मेथड को कहते हैं
log of n बेस 2, इसको करेक्ट तरीका है लिखने का, log n बेस 2, इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना आया। अभी इसको एमोर्टाइज एनालिसिस में हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये बेस इसका 2 ही होगा, क्योंकि नेम ही है बाइनरी, तो यहाँ पे हम सिर्फ log n लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आइटरेशन में तो कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा हम नेग्लेक्ट करते चले जाएंगे, बट यस रिकर्सिव में लगेगा। रिमेंबर, जो ये रिकर्सिव मेथड होता है ना, वो हमेशा स्टैक के फॉर्म में लास्ट सीन फंक्शन को स्टोर करता है, इसलिए जब भी रिकर्सिव मेथड आएगा उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉन्स्टेंट्स जुड़े होंगे। दैट्स वाई व्हेनेवर पॉसिबल गो फॉर द आइटरेटिव मेथड। ऑलराइट गाइज, लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सबसे पहले मैं कॉन्स्टेंट एक बार पढ़ लेती हूँ। सिंस नंबर का लेंथ एटलीस्ट 1 होगा तो मुझे यहाँ पे एच केस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन इसमें लिखा था कि अगर कुछ भी आंसर ना मिले तो रिटर्न आप कर देना -1। तो सबसे पहले मैं -1 ही रिटर्न कर देती हूँ। अब मैं इस -1 से पहले अपना एक्चुअल आंसर रिटर्न करने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे आंसर मिलता है तो यहाँ लेफ़्ट और राइट डिफाइन कर देती हूँ। अब मैं अपना वाइल लूप को चलाऊंगी। कब तक चलाऊंगी? जब तक लेफ़्ट इक्वल राइट ना हो जाए। अगर लेफ़्ट राइट दोनों एक साथ मिल गए हैं, दैट मीन्स कि अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला है और अब हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब लेफ़्ट और राइट हमेशा एक हाफ वे से डिवाइड होते जाएंगे, तो सबसे पहले मैं मिड निकालूंगी। अब मुझे चेक क्या करना है? मुझे बस ये चेक करना है कि जो नंबर है उसका मिड टारगेट से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो सबसे पहले मैं हैप्पी केस को हैंडल करूँगी, दैट इफ नम्स मिड इक्वल टू टारगेट। इन केस अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स को, दैट मीन्स मिड को रिटर्न कर दो। एल्स, दैट मीन्स एल इफ। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा कंडीशन हो सकता है? 2 कंडीशन हो सकते हैं, इफ नम्स इज लेस देन टारगेट और ग्रेटर देन टारगेट। अगर मिड लेस देन टारगेट है तो क्या करना है? ग्रेटर देन टारगेट है तो क्या करना है? सी, हमारा टारगेट है वो जो मिड है उससे बड़ा है, दैट मीन्स मुझे राइट की तरफ शिफ्ट करना है। राइट की तरफ शिफ्ट करना है, इसका मतलब मेरे को लेफ़्ट को उठा के मिड +1 करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे राइट को उठा के मिड -1 करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर द कोड। एक बार फिर से हम कोड को देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये पूरे हाफ तक आइटरेट कर रहा है, मिड निकाल रहा है। अगर
टारगेट के इक्वल है मिड तो आपको मिड रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर मिड छोटा है, मिड पे जो नंबर है वो छोटा है, तो वो लेफ्ट को ले आएगा मिड +1 पे, अदरवाइज वो राइट को ले आएगा मिड -1 पे। एक बार रन करके देखते हैं। कोई भी वैल्यू आएगी तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और इन केस अगर पूरे एरे में हमें कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है तो वो फाइनली यहाँ पे -1 रिटर्न कर देगा। सो दैट्स इट गाइज। यहाँ आप देख सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस मिड वैल्यू को ले रहे हैं विच इज़ अ वेरिएबल। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले दिन मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।